हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोवेक्स एकेडमी बाय आयुषी। आज से हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इंसाइट्स लेते हुए नेपोलियनिक पॉलिसीज को समझेंगे और यूरोप में नेशनलिज्म के फॉर्मेशन को समझेंगे कि आखिर धीरे धीरे यूरोप में भी नेशनलिज्म स्टार्ट कहाँ से हुआ और किस तरीके से हुआ। और लास्ट, अगर आपने इस साल का एसएसटी का सैम्पल पेपर ऑब्जर्व किया है तो हमें देखने को मिलेगा कि इस साल सीबीएसई ने अपना पैटर्न चेंज किया है। इस साल सेक्शन वाइज क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और हिस्ट्री के सेक्शन के लिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको कंप्लीटली कवर करने होंगे। इन दोनों चैप्टर्स में से जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी टॉपिक नहीं स्किप कर सकते, सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस चैप्टर को भी हम बिल्कुल शॉर्ट में कवर नहीं करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे कि आपको वो पूरा एक ही वीडियो में याद हो जाए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पिक्चर को समझते हैं कि ये पिक्चर हमसे क्या कहना चाहती है, क्योंकि कई बार आपके लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि आपको फ्रेडरिक सोरियो का जो यूटोपियन विजन है, अभी हम समझेंगे क्या होता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। उसने जो पेंटिंग ये वाली बनाई है, इस पेंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए आता है। तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले इस पेंटिंग को समझना होगा कि शो क्या करती है। सबसे पहली बात, इस पेंटिंग का नाम क्या है? तो इस पेंटिंग का नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशंस और ये पेंटिंग बनाई थी फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक आदमी ने बनाई थी 1848 के अंदर। अब ये ईयर 1848 जो है, इसमें काफ़ी सारे यूरोपियन नेशंस ये इमेजिन कर रहे थे, वहाँ के काफ़ी सारे लोगों में ये एक विजन था कि हम धीरे धीरे एक एब्सोल्यूटिस्ट एम्पायर से, यानी जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें राजा ही हेड ऑफ पावर होता है, उससे हम कन्वर्ट कर जाएंगे एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में और हम एक सोशल रिपब्लिक खुद को बनाएंगे। इसलिए जो पैक्ट बिटवीन नेशंस है, उसको जो ड्रीम बताया गया, यूटोपियन विजन कौन सा था फ्रेडरिक सोरियो का, क्या सोचता था फ्रेडरिक सोरियो, वो ये है, वो हमेशा एक वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक इमेजिन करता था। और वो यही चाहता था कि आगे वाले जो टाइम है हमारा, उसमें चलकर यूरोप के सभी जो नेशंस हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और वो अलग अलग नेशन स्टेट्स में जो उनकी एक शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर जिन लोगों का होगा, वो अपने आप को एक नेशन स्टेट में डेवलप कर लेंगे। और जिसकी वजह से ये जो डाइवर्स प्रिंसिपैलिटीज जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी यूरोप में, यूरोप पहले ऐसा नहीं था जैसा हमें आज मैप में दिखता है, वो और भी बहुत ज़्यादा डिवाइडेड था। हर जगह जो एथनिक कम्युनिटीज थी, हर जगह का अलग राजा होता था एक तरीके से। तो उन सभी को कंबाइन करके आज के टाइम वाला मैप कैसे आया, वो सारा विजन देखा था। फ्रेडरिक सोरियो ने ऐसा इमेजिन करते थे कि एक टाइम पे ये सब प्रिंसिपलिटीज नेशनलिज्म के लिए अपील करेंगी, नेशनलिज्म को डिमांड करेंगी, और आगे चल के हुआ भी यही। क्योंकि 1848 तक हमारा जो फ्रांस है, फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो चुका था 1789 में, और फ्रांस जो है वो आज़ाद हो गया था, नेशन स्टेट के नक्शे कदम पर चल रहा था। हम आगे चल के ये पढ़ेंगे भी काफ़ी सारी चीज़। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम के जितने भी आर्टिस्ट थे, वो यूजुअली लिबर्टी को या डेमोक्रेटिक और सोशल आइडियाज़ जो उन्होंने अपने नेशन में देखे जब उनके टाइम का रिवॉल्यूशन हुआ, उनको प्रिडिक्ट करना चाहते, उनको शो करते थे अपने इमेजेस के थ्रू, अपनी आर्ट के थ्रू, पोइट्री के थ्रू। उन्हीं में से एक था फ्रेडरिक सोरियो, जिसने 4 प्रिंट बनाए थे, जिसमें से फर्स्ट प्रिंट आपको यहाँ पर दिखाया गया है। अब इस पिक्चर के अंदर आपको क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ कुछ लोग देखने को मिलते हैं जो अलग अलग फ्लैग्स को कैरी किए हुए हैं, और एंड दे आर मार्चिंग, वो एक लाइन से जा रहे हैं। और जब वो हमें आते हुए यहाँ से दिखते हैं, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास करते हुए, क्रॉस करते हुए निकलते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि लिबरलिज्म यानी कि फ्रीडम, लिबर्टी मतलब होता है फ्रीडम एक तरीके से, तो आपको फ्रीडम के एक लिबर्टी के सिंबल का फॉर्म है, जिनके एक हाथ में अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनके एक हाथ में लग रहा है हमारा चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, एक बुक है जिसके अंदर जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन लास्ट में बनाया गया था, जिसमें सारा रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, सारे फ्रीडम और राइट्स जो भी नॉर्मल लोगों को मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की वगैरह के आने के बाद, जब वो रिपब्लिक बन गया, तो वो सारे उस चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन में लिखे थे। तो ये एक सिंबल है कि आपके पास एक डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक बना है, उसमें कुछ रूल्स हैं, उसमें कुछ फ्रीडम है जो हर किसी को मिलेंगे। तो वो सिंबलाइज करता है ये एक हाथ के अंदर, और एक हाथ में उनके पास एक टॉर्च है, जो आप बोल सकते हो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट जिसको हम बोलते हैं,
यानी एक रोशनी की किरण वो दिखाती हैं वहाँ पर हमको, ठीक है? उसके साथ ही साथ हमें ये जो फ्लैग देखने को मिलता है, ये फ्रांस का ही फ्लैग है। अब ये फ्लैग इससे आगे इसलिए है क्योंकि फ्रांस ने अभी-अभी नेशनलिज़्म डेवलप किया है और फ्रांस अभी-अभी नेशनलिज़्म की लाइन में सबसे आगे निकला है। 1848 में ही पेंटिंग बनाई गई है और फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हो चुका है। तो फ्रांस इज़ वे अहेड ऑफ द अदर कंट्रीज़। बाकी उसके साथ लाइन में लगे हुए हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज़, काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। आपको सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मेन-मेन आप याद रखिए कि फ्रांस इसमें है। उसके अलावा यूएसए और स्विट्ज़रलैंड इस टाइम तक आगे निकल चुके हैं इस रेस से। यानी कि वो लोग ऑलरेडी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ बन चुके हैं, यूएसए एंड स्विट्ज़रलैंड। तो वो आपको इस मैप में नहीं दिखेंगे। आपको ये जो आसमान में काफ़ी सारे फिगर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जैसे ये जीसस क्राइस्ट का फिगर है, कुछ एंजल्स हैं यहाँ पे, कुछ सेंट्स हैं। क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी ही कॉमन होता था यूरोप में सबसे, और ओल्डेस्ट रिलीजन भी क्रिश्चियनिटी था। तो क्रिश्चियनिटी के सिंबल्स ऐसे आपको देखने को मिलते हैं इस तरफ से। ये जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट, सेंट हैं कुछ, एंजल्स हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, इन पर ब्लेसिंग शावर कर रहे हैं, इनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लिबर्टी के रास्ते पर चल रहे हो और आपको हमारी ब्लेसिंग्स है। हम ये लोग ऊपर से उनको देख रहे हैं आज़ाद होते हुए, ना फ्रीडम की ओर जाते हुए। तो ये उसका सिंबल। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट में, इसमें तो कैप्चर नहीं हो पाया है, बट आप अपनी बुक में देखोगे तो नीचे की तरफ कुछ सिंबल्स गिरे पड़े हुए हैं। एक थ्रोन है, यानी कि एक मुकुट बना हुआ है, और उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा बाइबल का एक फॉर्म है, ऐसा स्टार या क्रॉस भी देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे सिंबल्स हैं और ये सारे सिंबल्स क्या शो करते हैं, क्लर्जी क्लास को शो करते हैं या एरिस्टोक्रेसी क्लास को शो करते हैं। एरिस्टोक्रेसी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये वो क्लास है जो आप बोल सकते हो रिच एलीट क्लास जो होती है, जिसके अंदर नोबल्स आते हैं, क्लर्गी आते हैं। तो उनके जो एब्सोल्यूटिस्ट ट्रेडिशंस हैं, यानी जो मोनार्किकल रिजाइम्स हैं, जो मोनार्की को सिंबलाइज करते हैं, उनको जमीन पे पड़ा हुआ पाया गया है यहाँ पे। यानी कि ये लोग उन सिंबल्स को, मोनार्की के सिंबल्स को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनको जमीन पर छोड़कर, उनको फेंक कर। तो ये आपका ये पूरा इमेज है। इसमें से इसी पूरे को डिस्क्राइब करने के लिए आता है। आइए इसकी थ्योरी देखते हैं। थ्योरी में अब आपको कोई भी चीज में दिक्कत नहीं होगी, पूरा आपका एनसीईआरटी है। A French artist prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics। हमने देखा फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जिसने 4 प्रिंट बनाए थे, जिसमें से ये फर्स्ट वाला है। देखो, द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes marching along in a long train and offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये लोग जो जा रहे हैं, ये होमेज पास करते जा रहे हैं, यानी कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पास करते हुए जा रहे हैं उनकी तरफ। Artist of the time of the French Revolution personified liberty as a female figure. Torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other. On the earth lie the shattered remains of the symbols of absolutist institutions। जो मैंने आपको बताया था, अर्थ के ऊपर यानी जमीन पे नीचे पड़े हुए हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो मोनार्की के रिजाइम के जो सिंबल्स हैं वो सारे जमीन पर बिखरे पड़े हुए हैं। शैटर्ड मीन्स बिखरे पड़े हुए हैं। इन शोरोज यूटोपियन विजन, ये जो फ्रेडरिक सोरियो का यूटोपियन विजन था। यूटोपियन विजन मतलब होता है एक ऐसी इच्छा करना, एक ऐसा विजन देखना जो कि आपको आज के टाइम पे इम्पॉसिबल लगे। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि आपने एक ऐसा ड्रीम देखा है जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, और उस ड्रीम को फ्रेडरिक सोरियो ने अपनी पेंटिंग में दिखाया है उस टाइम पर। हालांकि आज ये ड्रीम फुलफिल हो गया है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, पहले के टाइम पे जो फर्स्ट कम्युनिकेशन डिवाइस हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो फर्स्ट मोबाइल फोन्स थे, वो जैसे आपने पहले भी देखे होंगे, कीपैड वाले फोन्स पहले चला करते थे। बट उस टाइम पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर्स जो काफी बड़े बड़े आते थे, एक एक रूम को इनलार्ज कर लेते थे, कुछ जो स्टार्टिंग के कंप्यूटर्स थे वो सभी एक कॉम्पैक्ट से छोटे से टच स्क्रीन वाले मोबाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये उस टाइम के लोगों के लिए एक यूटोपियन विजन था, बट आज के टाइम की ये रियलिटी है। ऐसा यूटोपियन विजन फ्रेडरिक सोरियो ने देखा, जिसको हमने अभी समझा। इस विजन में वर्ल्ड के लोगों को अलग अलग पर्सन के फॉर्म में दिखाया गया। एक इंसान जो एक झंडा लेकर घूम रहा है, वो एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये वाला फ्रांस है, ये जर्मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये लोग अपने अपने नेशंस को अपने कॉस्ट्यूम, अपने कल्चर से डिफाइन कर रहे हैं। अपने फ्लैग दिखाकर, अपना नेशनल कॉस्ट्यूम से ये खुद को, अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पिक्चर में। इस प्रोसेशन में लीड करते हुए, यानी ये जो मार्च चल रही है, इसमें लीड करते हुए सबसे आगे यूएस और स्विट्जरलैंड है, जो उस टाइम तक नेशन स्टेट्स बन चुके थे। उसके अलावा फ्रांस
जो कि रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर से आपको पहचाना जाता है। ये वाला फ्रांस है, मैंने आपको अभी बताया था। फ्रांस के बाद आपको जर्मनी देखने को मिलेगा, जिसका ये कलर जो है ब्लैक, रेड, गोल्ड कलर का जो फ्लैग है, ये जर्मनी है। उसके इस पिक्चर में एक खास बात है कि उस टाइम तक जर्मन लोगों ने बिल्कुल ही सोचा भी नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थे, यानी कि बहुत ज़्यादा डिविजन्स थे आज के टाइम की जर्मनी में। तो वहाँ लोगों ने बहुत ही मतलब कभी सोचा ही नहीं होगा कि उन्हें एक टाइम पे नेशनलिज्म की तरफ जाना है, नेशन स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, इस टाइम के जर्मनी में कन्वर्ट हो पाएंगे। बट कुछ लोगों में वहाँ पर भी ये जो फीलिंग थी नेशन स्टेट को लेकर, उनका भी एक विजन था, वो सब यहाँ पे हमें देखने को मिला है। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, जो उनकी उम्मीदें थी आज़ाद होने की 1848 में। उनको ऐसा होप था, एक फ्रीडम उनको भी चाहिए था कि वो एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेंगे। जर्मन पीपल के बाद आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रिया के लोग, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, इनका फ्लैग आपको देखने को मिलेगा। लोम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी, रशिया, काफी सारे कंट्रीज है। रशिया देखो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा हेवन से आपको ऊपर देखने को मिलते हैं द क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स, गेज अपॉन द सीन। ये सभी इस सीन को गेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, निहार रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। इनका एक और जो मोटिव है आर्टिस्ट का, इन फीचर्स को रखने का, इन सिंबल्स को दिखाने का, सेंट एंड एंजल्स, क्योंकि ये सब इन सारे यूरोप की कंट्रीज के लिए कॉमन है ना। तो इनमें फ्रेटर्निटी, इन सभी नेशंस में एक ब्रदरहुड है ना, भाईचारे को डेवलप करने के लिए या शो करने के लिए यूरोप के नेशंस एक साथ है, वो उन्होंने इस पिक्चर का यूज भी किया है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में इस वीडियो को बहुत ही सोच समझ के लगाया गया है। ये जो पिक्चर है आपको ये दिखाती है कि कैसे एक विजन था यूरोप के लोगों में कि उन्हें नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना है। उनके अंदर एक लिबरल होप थी कि हमें आगे जाकर ये जो मोनार्कियल रिजाइम है, इसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ रही है, हमारे फ्रीडम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई राइट्स नहीं है हमारे पास, सारा जो ऑटोक्रेटिक पावर है वो केवल एक राजा के पास है, रूलर के पास, उसके नोबल्स ही इंजॉय कर पा रहे हैं ना। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास में डिवीजन बहुत है और वहां पर गैप भी बहुत है। तो उस सब प्रॉब्लम्स की वजह से लोगों में एक होप और धीरे धीरे नेशनलिज्म डेवलप होना स्टार्ट हुआ। पूरा चैप्टर आपको यही समझाएगा कि यूरोप के अलग अलग नेशंस में, अलग अलग कॉर्नर्स के अंदर नेशनलिज्म कैसे ग्रो हुआ और कैसे वो फाइनली डेवलप हुआ और नेशंस आजाद हुए। A nation state was one in which majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity। यानी कि नेशन स्टेट के अंदर रूलर की नहीं चलती, सिटीजन्स की चलती है। सिटीजन्स अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए कि हम सभी कॉमन सिटीजन्स हैं, हम सभी इस देश के नागरिक हैं। उनकी कॉमन आइडेंटिटी हो, एक पहचान हो उन सभी की एक साथ, एक शेयर्ड हिस्ट्री, उनका शेयर्ड डिसेंट हो ना, उनके वंशज एक ही हो, वो जिस कल्चर से आते हैं वो कल्चर उनका सेम हो, तो सभी एक कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज, आइडेंटिटी, इन सबको शेयर करें। वो ग्रुप ऑफ पीपल अपने आप को एक नेशन की तरह आइडेंटिफाई करें, उनकी एक आइडेंटिटी कॉमन बने। तो ये नेशन स्टेट के लोगों की जो आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि उनको पुराने टाइम के एक डिफाइंड टेरिटरी के अंदर एक सेंट्रलाइज पावर होती थी पूरा रूलर के हाथ में, उससे डिफरेंट थी। Now let's start with the first topic of ours, that is the French Revolution and the idea of a nation। अभी हमने देखा कि 1848 का ये जो इमेज दिखाया गया है, अब हम उससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे और देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसी कौन सी चीजें थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के किन किन आइडियाज ने यूरोप के नेशनलिज्म को इम्पैक्ट किया और उन पर इतना इन्फ्लुएंस डाला कि ड्यूक मेटरनिच ने एक लाइन बोली है जो आपको इसमें देखने को मिलेगी आगे। When France sneezes, the rest of the Europe catches cold। यानी कि जैसे ही फ्रांस को छींक आती है, फ्रांस में कुछ भी रिवॉल्यूशन होता है, एक चिंगारी सी लगती है, पूरे के पूरे यूरोप में आग की तरह फैल जाती है ना। तो वो चीज हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसे क्या आइडियाज थे, ऐसा क्या चेंजेस आए, धीरे धीरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन डेवलप कैसे हुआ। हालांकि आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9 में पढ़ चुके हो, इसलिए ये आपको डिटेल में नहीं देगा। इस चैप्टर में आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ हाइलाइट्स मिलेंगे जो आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी देंगे, इसलिए आप इसमें रिवाइज करोगे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमें नेशनलिज्म का एक सबसे पहला क्लियर एग्जाम्पल वर्ल्ड में देखने को मिलता है जहां पर नेशनलिज्म आया था। 1789 की अगर हम बात करें तो फ्रांस के अंदर 1789 में एब्सोल्यूट मोनार्की थी जो कि खत्म की गई रिवॉल्यूशन के थ्रू।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 से स्टार्ट, जहाँ पर रिवॉल्यूशनरीज ने काफ़ी सारे अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रैक्टिसेस, वेरियस मेजर्स और प्रैक्टिसेस को यूज़ करके एक कलेक्टिव आइडेंटिटी सेंस क्रिएट करने की कोशिश की, जिससे कि नेशनलिज्म को वो अपने कंट्री में अपने सिटीजन्स के अमंग इम्फेसाइज कर पाए, जिससे कि ये फीलिंग जो उनकी शेयर्ड कम्युनिटी की एक फीलिंग को, एक सेंस को, एक बिलोंगिंग को वो क्रिएट कर सकें। फ्रांस के अंदर जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे, उससे सोवरेंटी का ट्रांसफर हमें देखने को मिला मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन्स की एक बॉडी में। जब हमने देख आपने अगर लास्ट क्लास में ध्यान से पढ़ा हो तो आपको याद आएगा, नेशनल असेंबली फॉर्म कर दी गई थी, स्टेट जनरल को कन्वर्ट कर दिया था नेशनल असेंबली के अंदर। ये एक बहुत बड़ा मेजर चेंज हमें देखने को मिला फ्रांस की जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी उसके अंदर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मेन मोटिव था वो यही था कि ये जो नेशन है, ये जो कंट्री है, ये लोगों की कंट्री है, लोगों का ही इस पर मेन राइट होना चाहिए। सिटीजन्स को कुछ ऐसे राइट्स मिलने चाहिए जो उनकी लाइफ को, उनकी डिग्निटी को इंश्योर करें। वहाँ पर जब रूल का मोनार्की का जो रूल था वो उनके राइट्स को बिल्कुल डिनाई करता था। मोनार्की पे आप ये नहीं सोच सकते कि राजा आपकी बात सुनेगा और फिर डिसीजन लेगा। राजा के लिए ये भी जरूरी नहीं है, एक मोनार्क के लिए, एक रूलर के लिए, कि वो अपने नोबल्स की बात सुनकर उसी के अकॉर्डिंगली काम करे। तो धीरे धीरे मोनार्की जब वहां पर डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट होती जा रही थी, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज आगे आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से एक सेंस ऑफ शेयर्ड बिलोंगिंग क्रिएट करने की कोशिश की, जिसको आप नेशनलिज्म बोलते हो। यानी रिवॉल्यूशनरीज ने क्या सोचा कि जब तक ये लोग एक साथ नहीं होंगे, जैसे इंडिया के साथ भी ये सारी चीजें काफी सारी हुई, कि नेशनलिज्म जब तक क्रिएट नहीं हुआ, नेशनलिज्म ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में प्ले किया है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने भी इसी आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को अपनाया कि लोगों को एक साथ लाने के लिए, उनको एक जैसा बिलीव करवाने के लिए, उनको एक जैसा फील करवाना पड़ेगा कि उनका एक शेयर्ड हिस्ट्री है, वो सभी एक हैं, है ना, उनमें ब्रदरहुड है, उन सभी का प्रॉब्लम्स एक ही हैं, उन सभी को मोनार्क से प्रॉब्लम है, तो हमें मोनार्की के अगेंस्ट लड़ना है, तभी तो लोग एक साथ आएंगे। और जब लोग एक साथ आएंगे, जब हमारे कंट्री के सिटीजन एक साथ आएंगे, तभी तो फाइट कर पाएंगे वो रूलर के साथ, मोनार्क के साथ। तो रिवॉल्यूशनरीज को वो पावर सोर्स चाहिए। उसके लिए क्या क्या आइडियाज उन्होंने मेजर्स लिए, फॉलो किए, वो सारे ये रहे। द आइडियाज ऑफ लापात्री, द फादरलैंड, ले सिटोइन, द सिटीजन। ये दो आइडियाज थे मेन, एक था लापात्री और एक था ले सिटोइन। दोनों आइडियाज आपने पढ़े थे। ले सिटोइन मीन्स द सिटीजन, लापात्री मीन्स द फादरलैंड। यानी कि जो भी मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और अलग अलग लीफलेट्स, हर जगह हमें ये वाले वर्ड्स उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पॉपुलराइज कर दिए गए, दो टर्म्स, कि लापात्री जैसे हमारे यहाँ पे मदरलैंड होता है, वैसे ही फ्रांस हमारा फादरलैंड है, फ्रांस हमारा लापात्र है। ये चीज उन्होंने एम्फेसाइज की। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन है फ्रांस के अंदर? ले सिटोइन, यानी सिटीजन वहां के सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वर्ड्स को एम्फेसाइज करते हुए ये दोनों वर्ड्स क्या दिखाते हैं? ये एक यूनाइटेड कम्युनिटी ही तो दिखाते हैं। यानी कि वो लोग, फ्रांस के सभी लोग जो सिटीजन हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रांस के अंदर। और एक फ्रांस का जो फादरलैंड है, जो पितृभूमि है हमारी, यानी कि फ्रांस जो हमारा देश है, और जो सिटीजन है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो दोनों ही एक हैं, है ना। यानी सिटीजन्स के लिए फ्रांस ही सब कुछ है, फ्रांस के लिए सिटीजन्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सभी एक इक्वल राइट्स एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सिटीजन्स कब माने जाते हैं? जब आपको कुछ राइट्स मिले, कि आप उस देश के नागरिक हो, तो आपको क्या फैसिलिटीज है उसके अंदर, है ना। उसके अलावा एक नया फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर का, जो अभी हमने इमेज में देखा था, वो एक नया फ्लैग था ट्राई कलर, जिसमें आपको ब्लू, रेड और व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। तो उसको रॉयल स्टैंडर्ड की जगह अब उन्होंने अपना एक नया फ्रेंच फ्लैग, जो कि उनके रिवॉल्यूशन का साइन बना, और काफी जगह पे जहाँ पर रिवॉल्यूशनरी जाते थे, इस नए फ्लैग को प्रमोट करते थे। और सभी लोगों को बोला कि ये आपकी पहचान है, ये फ्लैग हम फ्रेंच लोगों का फ्लैग है, नया फ्लैग है, सिटीजन्स का फ्लैग है, अपना खुद का बनाया हुआ हमारे देश के लिए। तो इस फ्लैग को प्रमोट किया गया। स्टेट जनरल जो कि इलेक्ट किया जाता था एक्टिव सिटीजन से, एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन, सब आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है। एक्टिव सिटीजन वो लोग ही माने जाते थे जो अपर क्लास से, एलिट लोग आते थे। उसके अलावा थर्ड क्लास के जो मेंबर्स होते थे, उनको तो वोटिंग राइट भी नहीं होता था। स्टेट्स जनरल को कन्वर्ट कर दिया गया और नेशनल असेंबली उसका नाम दे दिया गया, और नेशनल असेंबली के अंदर सभी लोगों को राइट्स दिया। हर कोई वोट दे सकता है, विमेन्स भी इसमें एंटर कर सकती हैं धीरे धीरे, है ना। पहले उनको केवल स्पेक्टेटर्स के ही फॉर्म में रखा जाता था। न्यू हिम्स बनाई गई, नए गीत, जैसे अभी भी लोकगीत वगैरह जो हमारे हैं पुराने फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो गाते हैं, वो हमें अभी भी नेशनलिज्म से, हमारे नेशन से कनेक्टेड रखते हैं।
है ना? तो वैसे ही नए हिम्स यानी कि पोएम्स बहुत सारी कंपोज की गई, बनाई गई। बहुत सारी शपथ ली जाती थी देश के नाम पे, और मार्टिर्स जो होते थे, जो देश के नाम पे जो रिवॉल्यूशनरीज खत्म हो गए, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनको शहीद बनाकर उनको कमेमोरेट किया जाता था, सब नेशन के नाम में यानी फ्रांस के नाम में। उसके अलावा हमने देखा था कि यूनिफॉर्म लॉज सभी लोगों के लिए, जैसे ही यहाँ पर नेशनल असेंबली आई तो सभी लोगों को, सारे सिटीजन्स को इक्वल माना गया और उनके लिए इक्वल लॉज लॉन्च किए गए। तो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। फिर इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज भी अबॉलिश कर दिए गए। ये सब हम देखेंगे कि ये सब किसके टाइम पे हुआ। नेपोलियन आप बहुत बार पढ़ते हो, बट नेपोलियन के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स को हमें समझना अच्छे से जरूरी है कि नेपोलियन कैसे एक अच्छा लीडर था और कैसे वो एक क्रूअल डिक्टेटर में कन्वर्ट हुआ। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज, ये उसने नेपोलियन ने ही आके खत्म करे थे सिविल कोड ऑफ 1804 में, आगे हम पढ़ेंगे। और एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट भी फ्रांस में अलग होता था। जैसे सपोज 39 तरह के वेट एंड मेजर्स होते थे। अभी आप सोचो, आप यहाँ से एक दूसरे सिटी के अंदर जाओगे और वहां पर आपको 1 किलो की वैल्यू ही अलग मिलेगी, तो इससे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। तो वहां पर इस तरीके से वेट्स और मेजर्स भी अलग थे, उनको यूनिफॉर्म किया गया। और रीजनल डायलेक्ट्स को प्रमोट किया, रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज करके, यानी जिससे कि अलग अलग लोग अपनी अलग अलग पहचान बना लेते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी बोलियां हैं, अगर हर बोली के लोग आकर कहेंगे कि हम अपना एक नेशन बनाए, जैसे कि ब्रज भाषा है, तो ब्रजवासी अगर बोलेंगे कि हमें एक अलग स्टेट बना दो यूपी के अंदर से, तो इससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स होंगी और कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी आएगी, फैक्शनलिज्म आ जाएगा हमारी कंट्री के अंदर। तो उस चीज को रोकने के लिए फ्रांस में भी फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया लोगों के लिए। रिवॉल्यूशनरीज ने ये तक कहा कि ये जो फ्रांस है, फ्रांस कंट्री का ये मिशन है कि वो पूरे के पूरे यूरोप को इस डिस्पोटिक रूल से, यानी कि जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की का रूल है, राजा का शासन है, इससे आजाद कराए और उन्हें नेशन स्टेट बनने में डेवलप करे, नेशन स्टेट बनने की तरफ आगे बढ़ाए, उनको हेल्प करे। अब जब ये चेंजेस फ्रांस में हो रहे थे, तो जैसे ही ये जो न्यूज़ थी कि फ्रांस में क्या क्या चेंज हुए हैं, फ्रांस में क्या इवेंट्स चल रहे हैं, ये न्यूज़ धीरे धीरे यूरोप के सभी नेशन में, ये पूरा आपका उस टाइम पे यूरोप का मैप है, तो यूरोप के ये सारी प्रिंसिपैलिटीज थी, इन सभी के अंदर तेजी से ये न्यूज़ फैल गई और लोगों के अंदर इसके बारे में अवेयरनेस जागी कि क्या होता है नेशनलिज्म, क्या क्या चेंजेस हैं, क्या चीज़ें नेपोलियन ने वहां पर लॉन्च की हैं। तो नेपोलियन की पॉलिसीज काफी चर्चा में रहती थी। इसी वजह से काफी सारे जो मेंबर्स थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास स्पेशली निकल कर आई। जो मिडिल मिडिल क्लास इसलिए निकल कर आई क्योंकि उसमें कुछ लोग एजुकेटेड थे। आप देखोगे जब भी मिडिल क्लास आपको इस चैप्टर में बताएंगे तो वो कहेंगे एजुकेटेड मिडिल क्लास ने ग्रो किया, बिकॉज वो लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे, तो वो अवेयर होते थे कि इन्वायरमेंट में चल क्या रहा है, हमारे आसपास जो हमारा एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स है, उनमें अलग अलग नेशंस में क्या चीजें हो रही हैं और उसकी वजह से उनको कैसे बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले जो ग्रुप इमर्ज होकर आया नेशनलिज्म के लिए यूरोप के अंदर, तो वो थे एजुकेटेड मिडिल क्लास। और उन लोगों ने स्टार्ट किया जैकोबिन क्लब्स को बनाना। आप लोग ये सब 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स कैसे दिखते थे, उनका एक स्पेशल अटायर होता था, वो शॉर्ट्स पहनते थे, राइट, उनको दूर से ही देख लिया जाता था। तो जैकोबिन क्लब की जो एक्टिविटीज थी, जैकोबिन क्लब के जो प्रोपेगेंडा थे, कैंपेन्स थे, उससे फ्रेंच आर्मीज के लिए आगे के लिए वो रास्ता क्लियर करते थे। फ्रेंच आर्मीज हमारी भी कंट्रीज में आए और हमारी कंट्री को भी लिबरेट करने के जो आइडियाज हैं, हमारी कंट्री में नेशनलिज्म के जो आइडियाज हैं, वो फैलाएं। उसके साथ साथ रिवॉल्यूशनरी वॉर्स भी उस टाइम पे काफी सारी चल रही थी, यानी कि क्रांति के लिए जो लड़ाइयाँ चल रही थी खूब सारी। तो फ्रेंच आर्मीज जो नेशनलिज्म का आइडिया था उसकी वजह से उसे अब्रॉड भी ले जा पाई, अलग अलग नेशंस में। इन सभी नेशंस में धीरे धीरे जहां जहां फ्रेंच आर्मीज वॉर के लिए जा रही थी, वहां पर नेशनलिज्म के अपने इस आइडिया, इस कॉन्सेप्ट को समझा रही थी। फ्रेंच आर्मीज का कहीं पर तो हमने पढ़ा था कि कहीं काफी सारे जो, जैसे कि हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, काफी सारे कंट्रीज में फ्रेंच आर्मीज का स्वागत एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी हुआ। यानी कि जैसे बोलते हैं ना, आपके लिए कोई ईश्वर आया, कोई फरिश्ता आया है ना, लिबर्टी के हार्बिंगर्स, यानी कि आपके लिए आजादी के फरिश्ते आए, आपके लिए आजादी का मैसेज लेकर आए, आपको आजाद कराने आए। तो ऐसे जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स थे वो ग्रीट करते थे फ्रेंच आर्मीज को। कई सारे नेशन, भाई कई सारे नेशन में उनको हॉस्टिलिटी से भी देखा गया कि ये लोग हमारा जो पुराना रिजाइम है उसकी बुराई करते हैं, है ना, उसको अपोज कर रहे हैं। तो मिक्स्ड ओपिनियंस देखने को मिले यूरोप के अंदर उस टाइम पे। विद इन द स्वेथ ऑफ टेरिटरी,
Under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. तो नेपोलियन जैसे जैसे अपनी बाउंड्रीज, अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करता जा रहा था, नेपोलियन ने काफ़ी सारे वॉर्स लड़े हैं। और ये बहुत ही एविडेंट है हिस्ट्री के अंदर कि नेपोलियन ने ज़्यादातर वॉर्स जीते हैं। वो जो भी वॉर करता था उसे वो जीतता था। अभी आप पढ़ोगे कि उसने कौन सा वॉर हारा, 1813 और 1815 में फाइनली उसका एंड होता है। तो उसके अलावा बाकी सारे जितने वॉर्स वो इनिशिएट करता था वो सारे नेपोलियन जीतता था और उनकी टेरिटरी में अपने लॉज को, अपने आप को रूलर इस्टेब्लिश करता था। तो उसी में जब उसने खूब सारा टेरिटरी जो भी टेरिटरीज नेपोलियन कैप्चर करता था, उन सभी टेरिटरीज में वो वही सारे रिफॉर्म्स लाता था जो फ्रांस में उसने इंट्रोड्यूस करे थे। उसी के चलते हम देखेंगे कि उसने सिविल कोड ऑफ 1804 को भी, जिसको आप नेपोलियनिक कोड्स के नाम से जानते हो, इस पर क्वेश्चन आता है सिविल कोड ऑफ 1814 को, 1804 को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो उसके लिए मैंने पॉइंट में ही लिख दिया है आपके लिए, आपको हेल्प करेगा। कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड जिसे बोलते हैं, ये आपको माना जाता है कि नेपोलियन का वन ऑफ द बेस्ट वर्क जो उसने रिफॉर्म्स के लिए किया था, लोगों के रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को सपोर्ट करते हुए किया था। इसमें कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स थे जो लिबर्टी या नेशनलिज्म के जो एस्पिरेशंस थी लोगों की, वो डिपिक्ट करते थे। जैसे कि इट डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो बर्थ रिलेटेड लोगों को फैसिलिटीज मिलती थी कि आप नोबल्स के यहाँ पर जन्मे हो तो आपको इतना एरिया मिलेगा, ये फैसिलिटीज मिलेंगी, वो सारी चीज़ें खत्म कर दी ना। अब जो नोबल क्लास है उसको कोई फैसिलिटी मिल रही है ना क्लर्जी को मिल रही है, सारे लोग इसने इक्वल कर दिए। सबके लिए इक्वालिटी बिफोर लॉ भी सबसे पहले फ्रांस में नेपोलियन ने ही इसी कोड से लॉन्च किया। इट एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और जिसके पास जो प्रॉपर्टी है उसका राइट उसके पास है। ये चीज़ इस्टेब्लिश की नेपोलियनिक कोड ने। इसकी वजह से जो सर्वडम था वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो गया, जहाँ पर लोगों को गुलाम बना दिया जाता था और ज़बरदस्ती अपने लैंड पर काम कराते थे विदाउट पेमेंट। तो वो चीज़ें भी खत्म हुई। तो ऐसा नहीं है कि नेपोलियन ने बहुत सारी चीज़ें खराब की हैं, जो उसने वर्क किए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में। नेपोलियन एक बहुत ही अच्छा लीडर हमें देखने को मिला, एक अच्छा रूलर आप कह सकते हो। लीडर तो खैर नहीं, क्योंकि उसने भी मोनार्की को ही सपोर्ट किया था और उसने भी डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय ही की थी, वो काफ़ी क्रूअल भी था। बट एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में एक कंट्री को कैसे चलाना है वो नेपोलियन काफ़ी अच्छे से जानता था। इस कोड को फ्रेंच कंट्रोल के अंदर जितने भी रीजन थे उन सभी पर लागू किया गया। डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इन सभी देशों में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को सिंप्लीफाई किया। इसका मतलब है कि जितने भी अलग अलग एरियाज बने हुए थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसमें अलग अलग फंक्शंस थे, उन सभी को सेंट्रलाइज कर दिया है ना, सबका कंट्रोल खुद के अंदर में ले लिया और उन सभी के लिए एक स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेशन उसने इजी कर दिया सभी लोगों को अपॉइंट करके। उसके अलावा फ्यूडल सिस्टम जो होता था, जिसमें टॉप पे क्लर्गी आएंगे, फिर एरिस्टोक्रेसी आएगी, फिर थर्ड क्लास आएगी, जिसके अंदर लास्ट में सर्फ आएंगे, वेमेन आएंगी, उस फ्यूडल सिस्टम को ही अबॉलिश कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। अब ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा उस क्लास बेसिस पे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ये कोई क्लास सिस्टम नहीं होगा। उसके अलावा जो सर्फडम, मैंने जो अभी आपको बताया, जो सर्फडम हुआ करता था कि ज़बरदस्ती किसानों से, ये जिनके पास ज़मीन नहीं है उनसे, जो नोबल लोग हैं, जो राजा के मंत्री वगैरह हैं, ये जो क्लर्जी है, वो अपने फील्ड पर काम करवाते थे और बिना पेमेंट के। तो इसको हम सर्फडम बोलते हैं। तो सर्फडम से भी किसानों को यानी पीजेंट्स को आज़ाद कर दिया इन लॉज ने। ये जो सिविल कोड आया था इसमें मेमोरियल ड्यूज से भी। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव। तो आपको इकोनॉमिक्स फेयर में भी देखने को मिलता है कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड होते थे, जैसे आप श्रेणीज पढ़ोगे ना हिस्ट्री में, तो गिल्ड्स होते थे एक सेम ऑक्यूपेशन करने वाले लोग, जब एक कम्युनिटी एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे आप पढ़ोगे हमारे यहाँ पे ब्लैक स्मिथ हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, है ना, वीवर्स हैं, इनके ऑर्गेनाइजेशंस, तो इनको हम गिल्ड्स बोलते थे उस टाइम पे। तो टाउन्स में, शहरों में, जैसे सुनार हो गए, लोहार हो गए, इन सब के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस, इन सब के वर्किंग के ऊपर, ये सब रिमूव कर दिए गए। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव किया गया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन, इन सभी को अलग फ्रीडम मिला, इन सब के राइट्स को कंसिडर किया गया। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो गुड्स के होते थे, उनको भी रियलाइज होने लगा कि जो यूनिफॉर्म लॉज आए हैं, ये जो वेट्स और मेजरमेंट में उन्होंने यूनिफॉर्मिटी लाई है,
ये जो हमें फ्री मूवमेंट मिल रहा है, इससे हमारे जो गुड्स है, सर्विसेज है, हमारा बिजनेस है, ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो नेपोलियन इन सब लोगों के लिए एक आइडल लीडर के रूप में ये लोग देखना स्टार्ट करके जब से ये 1804 इसने कोड डाला, क्योंकि इसने काफी सारी अच्छी चीजें इसमें उन लोगों के लिए लॉन्च की। However, in the areas conquered, the reactions of the local population to French Revolution या French rule were mixed. लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि फ्रेंच रूल को लेकर जहाँ जिन एरियाज को नेपोलियन ने कैप्चर किया था, वहाँ के लोकल पॉपुलेशन के जो रिएक्शन थे वो मिक्स देखने को मिले। कुछ लोग उससे खुश थे, जैसे कि मैंने आपको बताया हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में, और कई सारे कंट्रीज जैसे कि ब्रूसेल्स हो गया, मिलान हो गया, वॉर्सो रशिया के पास, रशिया में ही मिलेगा आपको। वहाँ पर फ्रेंच आर्मीज को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के फॉर्म में आपको एनकरेज किया गया, वेलकम किया गया, बहुत अच्छे से स्वागत हुआ फरिश्तों की तरह। ये आपको इमेज वगैरह भी देखने को मिलेगी। बट द इनिशियल enthusiasm soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि इस तरीके से फ्रीडम जो ग्रांट हुआ है उसको हम एंजॉय ही नहीं कर सकते, तो फिर उस फ्रीडम का क्या ही रोल रहेगा। तो ये जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो नेपोलियन ने लॉन्च किए थे, इससे पॉलिटिकल फ्रीडम लोगों का कंसिडर नहीं हो रहा था। अभी भी जो डिसीजंस ले रहे थे सारे, वो नेपोलियन ही ले रहा था। जो लीडर है वही करेगा, जो मोनार्की क्लास है अभी भी प्रिविलेजेस उसी को मिल रहे थे। केवल आप लॉज बना दोगे, उस चीज को इम्प्लीमेंटेशन पर मेन फोकस होना चाहिए ना, जो कि नहीं हो पा रहा था। पॉलिटिकल फ्रीडम उन लोगों का नहीं जा पा रहा था उसके साथ में। टैक्सेशन भी बढ़ाया गया, अब क्योंकि नए लॉज लाए हैं, लोगों को कुछ रिलैक्सेशन दिया है तो उन पर कुछ इम्पोज भी किया जाएगा। तो टैक्सेशन हमेशा से ही बढ़ा रहा था। मोनार्की डिजाइन में आपको टैक्स तो बड़ा ही मिलेगा, आम जनता को जो टैक्स पे करना पड़ता है। सेंसरशिप थी, यानी आप उस रूलर के अगेंस्ट या उस डिक्टेटर के अगेंस्ट कुछ भी आप न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, जोक्स के फॉर्म में भी आप नहीं पब्लिश नहीं कर सकते, है ना, आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अगर आपको पाया गया कि आपने रूलर के अगेंस्ट कुछ कहा है तो आपको कन्विक्ट कन्विक्ट कर देंगे, सजा दे देंगे। साथ साथ फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन भी किया गया था फ्रेंच आर्मी में। मतलब जो लोग फ्रेंच आर्मी में नहीं जाना चाह रहे, बट क्योंकि नेपोलियन खूब सारे वॉर्स में इन्वॉल्व रहता था तो उसको आर्मी की जरूरत होती थी, तो लोगों को जबरदस्ती फोर्सफुली फ्रेंच आर्मीज में इनरोल करा दिया जाता था। और उनकी कोई लाइफ की फिर सिक्योरिटी भी नहीं है ना उनके लिए कंपेंसेशन है। required to conquer the rest of Europe, all seem to outweigh the advantages of the administrative changes. तो ये जितने भी इसने चेंजेस किए, इसीलिए नेपोलियन को आप कभी भी नाम सुनोगे तो कभी भी उसको पॉजिटिव रिव्यू नहीं देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि उसने जो बैड साइड जो उसका देखने को मिला है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाले हैं एक कंट्री के ऊपर, एक सिटीजन के ऊपर, वो काफी ज्यादा है और उसके उन एडवांटेजेस को आउटवे कर देते हैं। आपने जितने भी अभी फैसिलिटीज देखी, अगर आप उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे तो आप उसको कंसिडर ही नहीं करोगे, अगर इतनी सारी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाए। तो लास्ट में हमें ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन और जो नेशन का आइडिया शो करता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और किन प्रॉब्लम्स के लिए लोग रिवॉल्ट कर रहे थे, और रिवॉल्ट करके उन्होंने उस चीज को एंड भी किया। हालांकि 1789 तक लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आए, धीरे धीरे कुछ चेंजेस मोनार्की ने उनको लीज पे दिया, है ना, कुछ रिलैक्सेशन दिया, बट फिर धीरे से नेपोलियन जब से आया तब से उसने डिक्टेटरशिप एक तरीके से स्टार्ट कर दी। वो मोनार्कियल रिजाइम कंटिन्यू ही करता गया और उसने काफी सारी प्रॉब्लम्स लोगों के लिए क्रिएट कर दी। तो अब हम देखेंगे कि नेपोलियन कैसे खत्म होता है और फिर आगे क्या, जैसे हम पढ़ेंगे 1815 का फ्रांस के अंदर आता है कंजर्वेटिव रिजाइम। तो वो कंजर्वेटिव रिजाइम कैसे होता है, फ्रांस के लोगों की कंडीशन कैसी होगी, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये दो फोटोज एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस में ही है, ऐसे समझिए। कई बार क्वेश्चन यही इस फोटो से ये क्वेश्चन आएगा कि ये फोटो कहाँ की है। अरे क्या शो करती है, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी शो करती है, ये जर्मनी की है, ज़ुइब्रुकन की। उसके अलावा ये जो फोटो में दिखाई दे रहा है ये नेपोलियन है, और ये नेपोलियन को इसकी फोटोग्राफ नहीं खींची, एक आर्टिस्ट ने इसको शो किया है एक पोस्टमैन के फॉर्म में नेपोलियन को, जिसके हाथ से ये जो लेटर्स हैं वो छूटते जा रहे हैं, जिसके बैग से। ये जो लेटर्स हैं वो टेरिटरीज हैं, ये वो जगह हैं, ये वो राज्य हैं जो नेपोलियन हारता जा रहा है धीरे धीरे। अब ये वो टाइम था, देखो 1913 का बैटल ऑफ लिप्जिग दिखा रहा है कि बैटल ऑफ लिप्जिग नेपोलियन हारा था 1913 के अंदर। तो वो ऐसे भाग रहा था, उसके हाथ से ये टेरिटरीज निकलती जा रही थी, काफी सारी टेरिटरीज उसने हारी ना। इसको कोरियर ऑफ राइनलैंड के नाम से जाना जाता है इस फोटो को, जिसमें वो वापस फ्रांस जा रहा था लिप्जिग के बैटल से हार कर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट
एक फोटो रहेगी आपके लिए जो पेपर में आती है। आगे हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि अब हम देखेंगे इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का यूरोप पे कैसे असर पड़ा, क्योंकि यूरोप में सबसे पहले जो नेशनलिस्ट कंट्री बना, एक नेशन स्टेट बना, वो था फ्रांस, है ना। तो फ्रांस के अंदर क्या और डेवलपमेंट्स हुए वो हम आगे इसमें समझेंगे। बाकी अगर हम यूरोप की कंट्रीज की बात करें, जैसे कि जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, तो ये सारे कंट्रीज बहुत सारे किंगडम्स, डचीज, कैंटन्स, इन सब में डिवाइडेड थे ना, अलग अलग राज्य हुआ करते थे उस टाइम पे। तो ये ऑटोनोमस टेरिटरीज होल्ड करते थे, यानी कि एक राजा है, उसकी एक पर्टिकुलर टेरिटरी, उसका एक साम्राज्य है, जैसे हमारे हिंदू कल्चर में होता था। तो एक राजा की एक पर्टिकुलर टेरिटरी है, अब वो जो जो जगह एक्सप्लोर करता जाएगा, वहां जीतता जाएगा बैटल करके, वो भी उसकी टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। तो उस टाइप का सिस्टम था। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में मेनली आपको ये मोनार्की सिस्टम ही देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रांस तो हम देख रहे हैं जो चेंजेस हो रहे थे, है ना। उसके अलावा वहां पर अब क्योंकि इतने सारे किंगडम्स में ये डिवाइडेड हैं, जर्मनी में बहुत सारे किंगडम्स हैं, बहुत सारे डचीज हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, वहाँ पे रीजनल डायलेक्ट्स बहुत थे। तो कलेक्टिव आइडेंटिटी और एक कॉमन कल्चर वहाँ पर देखना ही नहीं मिले, देखने को नहीं मिल सकता आपको, वहाँ पर बहुत एब्सेंस था इसका। और क्रिएट यही करना था, क्योंकि नेशनलिज्म का मतलब यही होता है, कलेक्टिव आइडेंटिटी और एक कॉमन कल्चर को क्रिएट करना। बट वहां पर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या थी कि वो लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते थे। जैसे कि आपको आपकी बुक में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक था हमारा हैब्सबर्ग अंपायर। हैब्सबर्ग अंपायर जो था वो ऑस्ट्रो हंगरी के ऊपर रूल करता था, है ना। ऑस्ट्रो हंगरी वाला जो एरिया है वहां पर हैब्सबर्ग अंपायर आपको देखने को मिलेगा। अब हैब्सबर्ग अंपायर की भी प्रॉब्लम यही थी कि उसमें बहुत ज्यादा वेराइटी थी और डाइवर्सिटी बहुत थी, अलग अलग रीजन थे, और वहां पर जो रहने वाले लोग थे वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट थे। जैसे कुछ नाम भी लिए गए, अल्पाइन रीजन, टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटन लैंड, बोहेमिया, ये सब ऑस्ट्रो हंगरी का पार्ट थे। ठीक है। और यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी थी वो मेनली जर्मन बोलती थी, लेकिन उसी के साथ साथ इटालियन बोलने वाले लोग भी वहां पर थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया के अंदर, और ये दोनों भी ऑस्ट्रो हंगरी में आते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको क्या दिखाता है कि हैब्सबर्ग अंपायर के अंदर, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी के जो रीजन था, इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत थी, लोगों का अलग अलग कल्चर था। तो इनको इमेजिन करना कि ये एक नेशन स्टेट बनेंगे बहुत ही मुश्किल था। उसके अलावा अगर हम हंगरी की कंडीशन समझे, हंगरी की सिचुएशन ये थी कि उसकी आधी पॉपुलेशन magyarलैंग्वेज बोलती थी, आधी पॉपुलेशन डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स यानी बोलीज बोली जाती थी वहां पर। गैलिशिया के अंदर देखा जाए तो एरिस्टोक्रेसी पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी। उसके अलावा तीन जो डोमिनेंट ग्रुप्स थे जो इस टेरिटरी के अंदर रहते थे, उनमें पीजन पीपल, बोहेमियन, स्लोवैक, स्लोवेंस, क्रोट्स, ये सब अलग अलग रीजन में रहते थे। बोहेमियन और स्लोवैक नॉर्थ में रहते थे हंगरी में, स्लोवेंस कर्नोलिया में रहते थे, साउथ में हमें क्रोट्स देखने को मिलेंगे, और ईस्ट में रोमन्स देखने को मिलेंगे ट्रांसिल्वेनिया में। तो हंगरी भी पूरी तरीके से डाइवर्स था। इसी तरह यूरोप के सभी नेशंस इतनी ही डाइवर्सिटी से थे। तो क्या ये नेशंस नेशनलिज्म की तरफ ग्रो कर पाएंगे, और करेंगे तो किस प्रोसेस से, किस तरीके से उनमें एक कॉमन एलिगेंस आएगा, उनकी ये जो शेयर्ड बिलीफ है, ये शेयर्ड बिलोंगिंग की जो फीलिंग है, वो कैसे जनरेट होगी, वो इस चैप्टर में हम समझेंगे। फर्स्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब ये जो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होने वाले, ये पूरे यूरोप को कंसिडर करते हुए लेंगे, और इसमें हम मेनली फ्रांस को पढ़ेंगे। जब तक हम नेपोलियन को डिपार्ट भी अभी इसमें कराएंगे, तो मेनली ये पूरे यूरोप को कंसिडर करके हो रहा है इन जनरल, और पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो फ्रांस की बात करते हैं। एरिस्टोक्रेसी क्लास आपको पता है, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। एरिस्टोक्रेसी के अंदर आपके जो रूलर्स हैं, जो शासक होते हैं ना, जो राजा है, राजा की फैमिली है, राजा के रिलेटिव्स हैं, उसके मंत्री हैं, है ना, उसकी सेना है, तो वो सब एरिस्टोक्रेसी लोगों के अंदर ही आएगा, एरिस्टोक्रेसी क्लास के लोगों के अंदर। और एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास में क्या डिफरेंस था, न्यू मिडिल क्लास ग्रो कैसे की, हमने देखा ना, यहाँ न्यू लग रहा है, यानी मिडिल क्लास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब वो एक न्यू मिडिल क्लास के फॉर्म में इमर्ज कैसे हुई, क्योंकि वो एजुकेटेड हुई, हमने देखा था ना कि न्यू मिडिल क्लास ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दी, है ना, वो एरिस्टोक्रेसी की एकदम अपोज हो गई, और सामने सभी सिटीजन्स के लिए आवाज उठाना स्टार्ट किया। नेशनलिज्म की डिमांड सबसे पहले न्यू मिडिल क्लास ने की। तो socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. Members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. इस क्लास के जो मेंबर्स होते थे
उनके कॉमन वे ऑफ लाइफ होते थे। जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि एरिस्टोक्रेसी क्लास, जब मैंने आपको बताया कि नोबल्स होते हैं, रूलर राजा वगैरह, राजा हैं, उनकी फैमिलीज है, तो इन सभी का एक कॉमन वे ऑफ लाइफ है ना। ये अलग अलग, भले ही अलग अलग रीजन में, ऑस्ट्रो हंगेरी में अलग अलग राजा हों, जर्मनी में अलग अलग एरिया के अलग अलग राजा हों, बट इनका एक कॉमन वे ऑफ लाइफ। तो ये डोमिनेंट क्लास हम उस कॉन्टिनेंट में मान सकते हैं। यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा उस टाइम पे पाए जाने वाले लोग थे एरिस्टोक्रेटिक क्लास, और ये लोग सोशली भी पावरफुल थे और पॉलिटिकल भी। उनके पास सबसे ज्यादा लैंड इसी एरिस्टोक्रेसी क्लास के ऊपर पास होता था। इनके एस्टेट्स होते थे खुद के, टाउन हाउसेज होते थे। ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, क्योंकि हम, मैंने आपको कहा कि हम फ्रांस को पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, तो फ्रांस के अंदर जो एरिस्टोक्रेसी होती थी वो फ्रेंच पर्टिकुलरली बोलती थी, फ्रेंच लैंग्वेज को, जिससे वो अपने आप को शो करते हैं नेशन के रिजेम्बलेंस में। डिप्लोमेसी के लिए हाई सोसाइटी में फ्रेंच बोली जाती थी। कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो थी वो पीजेंट्री थी, यानी किसान लोग यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी, जो कि हर कंट्री में होते हैं ना। ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी, ये तो बहुत स्मॉल नंबर में थी। और ये लोग अपने टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए मैरिजेस के टाइज से कनेक्टेड हुआ करते थे, जैसे एक से दूसरे में ये खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके आपस में। वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर जो लैंड था वो टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स का ही हुआ करता था, और वही लोग फार्मिंग करते थे। अब टेनेंट्स कौन होते हैं? टेनेंट्स आप ऐसे समझ सकते हो, किराएदार, है ना। आप रेंट पे करते हो किसी जगह का, जब आप रहते हो वहां पर किराए पे, तो वैसे ही जब वहां पर जमीन किराए पर ली जाती थी, और उस जमीन पे जो इंसान काम करता था उसको वहां का टेनेंट बोला जाता था, जिसको हायर करता था लैंड ओनर। तो ज्यादातर लैंड वेस्ट साइड पे आपको देखने को मिलेगा, वेस्ट इस पोर्शन पे। तो वो टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स का होता था, छोटे मोटे जो लैंड ओनर्स थे उनके पास। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में आपको लैंड होल्डिंग देखने को मिलेगी, जिसमें बहुत बड़े बड़े एस्टेट्स होते थे, फार्म हाउस होते थे, टाउन हाउसेज होते थे, जो कि होते एरिस्टोक्रेसी के थे, लेकिन इनको कल्टिवेट करते थे सर्फ्स, जो बॉन्डेज लेबर होती है। वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के पार्ट्स में, जो बीच का यूरोप था उसके अंदर, आपको इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन का ग्रोथ, ट्रेड का जब ग्रोथ हुआ तो उससे टाउन्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए, और धीरे धीरे हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। अगर आपने पढ़ा होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड के अंदर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जैसे जैसे इम्पैक्ट आने लगा यूरोप के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा, ट्रेड बढ़ा, तो उससे टाउन्स की ग्रोथ हुई, मार्केट डेवलप होना स्टार्ट हुए। तो टाउन्स में भी इमरजेंस होगा, बहुत सारी फैसिलिटीज वहां पर आएंगी, जैसे इंडस्ट्रीज लगेंगी, फैक्ट्रीज लगेंगी। तो कमर्शियल क्लासेस भी एक इंगेज होना स्टार्ट हुई। एक नई क्लास हमें देखने को मिली, जो कमर्शियल क्लास, जो बिजनेस क्लास है ना, जो पीजेंट क्लास से हटकर वो डिफरेंट है, थोड़े एजुकेटेड है, और उनका जो मेन मोटिव है वो मार्केट में प्रोडक्शन करके अपना प्रॉफिट गेन करना है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में स्टार्ट हुई, लेकिन फ्रांस और जर्मन स्टेट्स में वो 19th सेंचुरी तक ही आई। बट उसका जो पूरा प्रोसेस था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका था इंडस्ट्रियलाइजेशन के वेग में। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इसकी वजह से हमें एक नई वर्किंग क्लास पॉपुलेशन देखने को मिली, और मिडिल क्लास में भी काफी सारे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बने, बिजनेस में प्रोफेशनल्स, इन सब को लोगों ने अपनाया। तो ये सारे आइडियाज हमें देखने को मिले, इसकी वजह से मिडिल क्लास जो है वो काफी ज्यादा ग्रो हुई इस टाइम पर। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन ने भी धीरे धीरे इनको सपोर्ट किया, और इन सभी ग्रुप्स ने, जो ये नई मिडिल क्लास अब बन गई थी, जिसमें वर्किंग पॉपुलेशन भी आती है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, प्रोफेशनल टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, ये सभी मिलकर हमारी एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास बनती है, जो लिबरलिज्म को प्रमोट करती है। और इसने अपना मेन मोटिव बनाया है कि इनको अपनी कंट्री को आज़ाद करना है, नेशन स्टेट डेवलप करना है। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आता है कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। ये जो लोग हैं मिडिल क्लास वाले, जो न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुई है, ये लोग लिबरल नेशनलिज्म को डिफाइन करते हैं। इसके लिए ये लोग होप कर रहे हैं, इसको प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ड का मतलब क्या है? तो इस वर्ड का मतलब आपको पॉलिटिकल स्फेयर में अलग देखने को मिलेगा, और इकोनॉमिक स्फेयर में अलग देखने को मिलेगा। बिल्कुल सोचने की बात है कि पॉलिटिकल स्फेयर में लिबरल नेशनलिज्म मतलब क्या है। पहले तो इस वर्ड को समझते हैं। लिबरल फ्रेंच वर्ड से आया है, इसका मतलब होता है लिबर। लिबर मीन्स फ्रीडम। तो यहाँ पर फ्रीडम को इम्फेसाइज करता हुआ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मैंने आपको बताया, नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जिसमें आप एक फीलिंग क्रिएट करते हो, एक सेंस क्रिएट करते हो बिलोंगिंग का, अपनेपन का, है ना, एकता का, कि हम सब लोग सेम हैं, हमारा कल्चर सेम है, हम लोग एक सेम एरिया में रहते हैं, और हम इस एरिया में ही रहते हैं, इसलिए हमारे पास ये सारे बेनिफिट्स हैं, हमारी हिस्ट्री सेम है, हमारा कल्चर, लैंग्वेज, डिसेंट,
एथनिसिटी सब सेम है। तो वो जो फीलिंग जब क्रिएट की जाती है तो उसको नेशनलिज्म बोलते हैं, और वही फ्रीडम के लिए अगर क्रिएट किया जाता है तो वो लिबरल नेशनलिज्म है। अब लिबरल नेशनलिज्म को अगर हम पॉलिटिकल स्फेयर में समझे, है ना, तो नेशनल यूनिटी के जो आइडियाज थे अर्ली 19th सेंचुरी के यूरोप में, उनका मेनली लिबरलिज्म के आइडियोलॉजी से ही कनेक्टेड थे। यानी कि जो नेशनल यूनिटी, हमें एक दूसरे को जोड़ना है, वो हमारे फ्रीडम की आइडियोलॉजी से, लिबरलिज्म से कनेक्टेड था यूरोप के अंदर। स्टार्टिंग ही लिबरलिज्म से हुई कि हमें आज़ाद होना है। फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ नेशनल यूनिटी के अंदर कि हमें नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, हम लोग एक हैं, हम सभी को आज़ादी चाहिए, हम सभी को मोनार्की से ही आज़ादी चाहिए, हमारी प्रॉब्लम्स एक है। तो नेशनलिज्म डेवलप ही हुआ लिबरलिज्म के थ्रू, है ना। तो लिबरलिज्म का, जैसे मैंने आपको बताया, लैटिन वर्ड है लिबर, जिसका मीन होता है फ्री। न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म stood for freedom for individual and equality of all before the law. Politically, it emphasized the concept of government by consent. अब जो हमारी न्यू मिडिल क्लास थी, इसके लिए लिबरलिज्म का मतलब और था, यही डिमांड कर रहे थे। तो सबसे ज़रूरी है ये जानना कि ये लोग लिबरलिज्म को क्या समझते हैं। लिबरलिज्म मतलब न्यू मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म है कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, सभी लोगों को फ्रीडम मिले, और उनको लॉ के सामने, यानी कानून के सामने सभी लोग बराबर हों, है ना। गवर्नमेंट में कंसेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये लाना चाहते हैं, यानी लोग हमारी बात सुने, सरकार हमारी मर्जी से चले, है ना। हमारे जो डिमांड्स हैं, हमारे राइट्स हैं, हमारे ओपिनियन है, उनको भी कंसिडर किया जाए हमारी गवर्नमेंट के अंदर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही लिबरलिज्म हमेशा एक सिंबल देखने को मिला है कि जब कोई लिबरलिज्म को प्रमोट करना, मतलब आप ऑटोक्रेसी और जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस हैं, यानी कि जो डिस्पोटिक रूल है, जो मोनार्की रूल है, आप उस सभी रूल को, यानी खुद जो रूल करते हैं रूलर्स, उनको आप खत्म करना चाहते हो, आप उनको अपोज करते हो। लिबरलिज्म मतलब आप अपोज कर रहे हो ऑटोक्रेसी का। और आप किसके लिए प्रमोट कर रहे हो? आप चाहते हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हो। लिबरलिज्म मतलब हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करना है, जिसके अंदर हम फ्रीडम देंगे लोगों को, राइट्स उनके मेंशन करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, उनके प्रति गवर्नमेंट ने क्या क्या फैसिलिटीज उन्हें दी है, वो सभी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की जाएगी। उनको गवर्न करने के लिए लॉज और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सबसे ज़्यादा लिबरलिज्म में पार्लियामेंट बनाकर, वो सारी चीज़ें लिबरलिज्म के अंदर आती हैं कि हमें फ्रीडम कब मिलेगा? जब हम खुद सरकार में आएंगे, हम उसमें एंगेज हो पाए, हमारे ओपिनियंस उसमें कंसिडर हो, और गवर्नमेंट हमारे थ्रू बने, तभी तो वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट बनेगी। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. तो 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कंसिडर करते थे लिबरल नेशनलिज्म के अंदर। मतलब अगर आप में लिबरल नेशनलिज्म चाहिए, तो इसका मतलब है हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी होनी चाहिए ना। सब चीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ओन करे, इससे तो हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बिजनेस क्लास से बिलोंग करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो इन्हें प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करने के लिए राइट्स चाहिए थे, तो ये वही डिमांड करते थे। Yet, equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage. Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. अब यहाँ पर ये सोचने की बात है कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब हमेशा ये नहीं है कि सभी लोगों को यूनिवर्सल सफरेज मिलेगा, हर किसी को वोट देने का अधिकार है। ये चीज़ हमने देखी थी कि स्टार्टिंग में हर एक लिबरल नेशनलिज्म का जो प्रोसेस से स्टेट्स जा रहे थे, कंट्रीज जा रहे थे, उन सभी को वोट देने के अधिकार के लिए काफ़ी लड़ना पड़ा, राइट टू वोट के लिए, है ना, फ्रीडम गेन करने के लिए। बट कुछ क्लासेस ऐसे थे जिनको लास्ट तक फ्रीडम नहीं मिला, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, और काफ़ी टाइम बाद उनको फ्रीडम मिला। जैसे कि आप, हम जानते हैं फ्रांस में सबसे पहले राइट टू वोट मिला था प्रॉपर्टीड मैन को, जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी होती थी, वही लोग वोट दे सकते थे गवर्नमेंट के अंदर। यानी कि नॉन प्रॉपर्टीड मैन और जो वुमेन होती थी, उनको तो कंसिडर ही नहीं किया जाता था, बहुत बाद में चलकर उनको कंसिडर किया जाने लगा। देखते इकोनॉमिक स्फेयर में लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है कि हमें फ्री मार्केट हो, हमारा फ्रीडम ऑफ मार्केट मिले, मार्केट में हम कुछ भी गुड्स और सर्विसेज बेच सकें। जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियल क्लास है हमारे टाइम पे, जो मिडिल क्लास है, उसका डिमांड यही है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम ग्रो कर पाए, अपने आप का एक बिजनेस सेटअप कर पाए, खुद की अपनी एक पहचान बना पाए, एक इंडिविजुअलिटी भी बना पाए साथ में। तो प्राइवेट ओनरशिप की वो डिमांड करते हैं। उसके अलावा जो स्टेट उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है उनके ट्रेड पे, उनके गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट पे, जो प्राइवेट एक इंडिविजुअल कर सकता है, उन सभी चीज़ों को अबॉलिश किया जाए, खत्म किया जाए, है ना। उनको फ्रीडम ऑफ ट्रेड मिले, उनको मार्केट फ्री मिले, मार्केट में वो कुछ भी चीज़ अपने हिसाब से ला सकते हैं। तो ये एक डिमांड थी इमर्जिंग मिडिल क्लास की।
19th सेंचुरी में जर्मनी 39 स्मॉल स्टेट्स में डिवाइडेड था और हर स्टेट की खुद की मनी होती थी, यानी खुद की करेंसी अलग है, वेट और मेजरमेंट जैसे मैंने आपको बताया अलग है, और हर स्टेट पे अलग टैक्सेस लगते हैं। तो अगर कोई ट्रेडर सपोज आपको यहाँ दिल्ली से एक सामान लखनऊ तक पहुंचाना पड़े, तो काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में आपके लिए करेंसी भी चेंज कर दी जाए, है ना, वैल्यूज सारी चेंज हो, वेट और मेजरमेंट चेंज कर दिया, और हर किसी डिस्ट्रिक्ट पे एंटर करने पे आपको एक अलग टैक्स देना पड़े, तो क्या आप वहां तक ट्रेड कर पाओगे इजीली? आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, और यही प्रॉब्लम्स उस टाइम पे इन लोगों को भी हो रही थी। तो उनकी यही डिमांड थी कि ये जो सेंट्रलाइजेशन है ये इस्टेब्लिश कर देनी चाहिए थी, जैसे नेपोलियन ने की कि ये जो 39 स्मॉल स्टेट्स हैं इनको उसने कन्वर्ट कर दिया था दो में, अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास का। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी उस टाइम पे, ये प्रॉब्लम थी, और इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ही लिबरल नेशनलिज्म था। उनके लिए लिबरल नेशनलिज्म मतलब कि हर स्टेट की जो अपनी करेंसी होती है, अपनी मनी है, वेट, मेजरमेंट, इन सबको यूनिफॉर्म कर दो, सबके लिए सेम टैक्सेस होने चाहिए हर एरिया के लिए, हमारे पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं होने चाहिए जिससे हम ट्रेड ही नहीं कर पाए, हमारा ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाए और हमें बहुत महंगा पड़ेगा, तो फिर हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, तो ग्रो ही नहीं कर पाएगी ये मिडिल क्लास। तो इनके ग्रोथ के लिए ज़रूरी था ये सारी चीज़ों का यूनिफॉर्म होना इस सिस्टम का। इससे उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी, उनका ट्रेड था, उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टिकल्स टू इकोनॉमिक एक्सचेंज एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लास, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कंडीशंस थी, ये नई कमर्शियल क्लास के लिए उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल थी, एक चट्टान की तरह उनके सामने खड़ी हुई थी। Who argued for the creation of a unified economic territory, allowing the unhindered movement of goods, peoples and capital. तो लिबरल नेशनलिज्म में वो डिमांड करते थे कि हमें लिबरल नेशनलिज्म चाहिए, यानी कि हमें एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बना के दो जिसके अंदर हम ट्रेड कर सके, एक पूरी एक टेरिटरी दो जिसके अंदर सारा ट्रेड हम कर सके इधर से उधर जाके बिना ज़्यादा टैक्स पे किए, बिना मनी को चेंज करवाए। तो वो उनकी डिमांड थी, जो कि 1834 में जॉल्वरिन नाम की एक कस्टम यूनियन क्रिएट की गई। जॉल्वरिन एक कस्टम यूनियन थी, एक टैक्स को रेगुलेट करने के लिए एक यूनियन बनाई गई 1834 के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। उसको बनाया गया, इसको बनाया किसने? प्रूशिया का एक इनिशिएटिव था। प्रूशिया आप आगे चल के पढ़ोगे कि प्रूशिया ही डेवलप हुआ आज के जर्मनी के अंदर, तो पुराने टाइम पे वो प्रूशियन स्टेट्स थे जिन्होंने जर्मनी बनाया। तो प्रूशिया के इनिशिएटिव पे ज़ॉल्वरिन नाम की कस्टम यूनियन 1834 में बनाई गई, और इससे ज़्यादातर जो जर्मन स्टेट्स थे उनको ज्वाइन कर दिया गया। 39 जो स्टेट्स थे हमारे पास स्मॉल स्टेट्स, उनको 2 में कन्वर्ट कर दिया गया, है ना, ऐसे यूनिट और वेट मेजरमेंट को भी कन्वर्ट कर दिया गया, स्मॉल करके कम कर दिया गया, करेंसीज का नंबर भी 30 से 2 में कन्वर्ट कर दिया गया था। इनिशिएटिव पे कई सारे जर्मन स्टेट्स को जोड़ा गया, और जो करेंसीज थी उनको भी ओवर 30 करेंसीज थी जिनको 2 में कन्वर्ट कर दिया गया था। उसके साथ ही साथ जो टैरिफ बैरियर्स होते हैं, जो टैक्स ड्यूटीज आ रही थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे मूव ऑन करने पे, तो उनको अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और रेलवेज का एक कंप्लीट नेटवर्क डेवलप किया गया, अच्छा नेटवर्क, जिससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कन्वे किया जाए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर रेलवेज को भी डेवलप किया गया। रेलवेज आज हमारे यहाँ पे डेवलप्ड हैं, और ब्रिटिशर्स ने डेवलप इसी मोटिव से किए थे कि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा सके, अपने प्रॉफिट इंक्रीज कर सके, एक जगह से दूसरी जगह खूब सारा बल्क मटेरियल रेलवेज के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, तो इस बिजनेस क्लास को बहुत हेल्प होगी उससे। तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म ही लिबरल नेशनलिज्म था इकोनॉमिक स्फेयर में इन लोगों के लिए। उसके बाद धीरे धीरे आया एक न्यू कंजर्वेटिव रिजाइम आफ्टर 1815। 1815 के बाद 1815 में हम देखेंगे कि एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वेना, जिसकी वजह से कंजर्वेटिव रिजाइम वापस से आ जाता है। कंजर्वेटिव रिजाइम मतलब, कंजर्वेटिज्म एक आइडियोलॉजी है जो मानती है कि जो पुराने टाइम से रूलर्स, जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस चलता आ रहा था वो एकदम सही था। पुराने टाइम में जो भी लोगों ने चीज़ें सोच समझ कर बनाई होंगी तो इनमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो उन्हीं चीज़ों को हमें फॉलो करते जाना चाहिए, उसमें कोई कमियां नहीं निकालनी चाहिए। मॉडर्न लाइफ के साथ चेंज हो जाओगे तो आप अपनी रूट्स को भूल जाओगे। कंजर्वेटिव्स लोग कहते हैं कि अगर हम मॉडर्निटी की तरफ जाते हैं, हम साइंस और रीजन को देखते हैं, तो हम अपने ट्रेडिशनल बैकग्राउंड को पीछे छोड़ते जाते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो 1815 में लुइस फिलिप, आपको याद आ रहा होगा बर्बन डायनेस्टी का, जिसको फ्रांस के जो लोग थे उन्होंने हटा दिया था, उसको रीस्टोर किया गया। वो कैसे किया गया वो इसमें हम समझेंगे। द डिफीट ऑफ नेपोलियन, 1815 में नेपोलियन हार जाता है 4 स्टेट से, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया,
रशिया, तो 4 स्टेट से ये हार जाता है। टीम में जब नेपोलियन हार जाता है तो यूरोपियन गवर्नमेंट में एक स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिव्म आता है, यानी कि जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी वो फिर से कंजर्वेटिज्म को लाने के लिए डिमांड करती हैं और धीरे धीरे कंजर्वेटिज्म ही वहाँ पर डेवलप कर देते हैं, यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने इतना डेवलप करके उसको एक नेशनल असेंबली बनाई थी, स्टेट जनरल को डिमोलिश करके, और काफ़ी सारे चेंजेस लाए थे वो वहाँ पर, मॉडर्निटी की तरफ वो आगे बढ़े थे, लिबरल नेशनलिस्ट बनने वाले थे नेशन स्टेट की तरफ। वहीं पर कंजर्वेटिज्म को वापस से स्टैब्लिश कर दिया जाता है। Conservatives believe that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. So conservatives believe करते हैं कि जो पुराने टाइम से जो ट्रेडिशनल पुराने इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, उनका जो सिस्टम बना हुआ है स्टेट का, सोसाइटी का, जैसे कि मोनार्की सिस्टम है वो परफेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको बने रहने दो, है ना। फैमिली में जो भी सिस्टम चला आ रहा है उसको हमें प्रिजर्व बचा के रखना चाहिए ताकि वो एक्सटेंड नहीं हो जाए हमारा कल्चर। चर्च की सुप्रीमिटी होनी चाहिए, चर्च सुप्रीम है हमारा। सोशल हायरार्कीज यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सर्फ, ये सब पहले से बनाया हुआ है, ट्रेडिशनल है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर कंजर्वेटिव हालांकि पूरी तरीके से प्री रिवॉल्यूशनरी डेज पे जाने की बात नहीं करते थे। वो कहते थे कि अगर हम थोड़ा सा, उन्होंने क्योंकि देखा नेपोलियन ने क्या क्या चेंजेस किए, तो एब्जॉर्व करके ऑब्जर्व किया ये सारी चीज़ें, नेपोलियन के चेंजेस, और उनका ये मानना था काफ़ी सारे कंजर्वेटिव्स का कि मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेंथन कर सकता है हमारे जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि मोनार्की, इन्हीं को लाओ लेकिन इनको मॉडर्नाइज करो, इनको और इफेक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है मॉडर्नाइजेशन के थ्रू। एक मॉडर्न आर्मी, एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी और एक डायनामिक इकोनॉमी होगी। उसके अलावा फ्यूडलिज्म को खत्म कर देंगे हम, सर्वडम को खत्म कर देंगे, तो उससे ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो यूरोप की हैं वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी और डायनामिक हो जाएगी। टीम में यूरोपियन पावर के रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने नेपोलियन के साथ लड़ाई की और नेपोलियन को हराया वो थे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। ये 4 स्टेट्स थे जिनके साथ नेपोलियन की लड़ाई हुई और उन लोगों ने साथ में मिलकर नेपोलियन को हराया। वो सभी लोग वियना में मिले और उन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वियना साइन की 1815 के अंदर। ट्रीटी ऑफ वियना क्या थी? जब ये लोगों ने नेपोलियन को हराया तो नेपोलियन के अंदर की टेरिटरीज इन सबको कलेक्टिवली शेयर करनी थी। वही सब इस ट्रीटी ऑफ वियना में था कि कौन सा पार्ट कौन लेगा। ये जो ट्रीटी ऑफ वियना थी ये होस्ट की ड्यूक मेटरनिच ने, ये एक ऑस्ट्रियन चांसलर था। तो ड्यूक मेटरनिच ने इस कांग्रेस को यानी इस समिट को, इस मीटिंग को होस्ट किया। The delegates drew upon the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars. नेपोलियन ने जब वॉर्स की थी उसका कंट्रोल किया था उन सारे एरियाज पे, उन उसके चेंजेस को अबॉलिश करने का काम किया ट्रीटी ऑफ वियना ने। नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस लाए थे उन सबको अंडू करने का काम मेनली इसका ऑब्जेक्टिव था। बर्बन डायनेस्टी जो कि पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हटा दी गई थी उसको पावर में रिस्टोर कर दिया गया और किंग लुइस को फिर से फ्रांस के अंदर लाया गया। फ्रांस ने जो टेरिटरीज अपनी जीती थी नेपोलियन के अंदर वो सारी हार दी। फ्रांस से उन सारी टेरिटरीज को ले लिया गया अपने अपने कंट्रोल में, इन सब ने बांट लिया आपस में। काफ़ी सारे स्टेट्स, फ्रांस की बाउंड्री पर अलग अलग स्टेट्स इन लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया और उन सबका कंट्रोल इन चारों के पास था, है ना। जैसे हम देखेंगे नीदरलैंड जिसमें बेल्जियम आता है वो नॉर्थ में सेटअप किया गया और जेनोआ को पीडमोंट रीजन में साउथ में सेटअप किया गया। प्रूशिया को नई टेरिटरीज दे दी, वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे प्रूशिया कंट्रोल कर रहा था फ्रांस को। वहीं ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया गया। जर्मन कन्फेडरेशन जो नेपोलियन ने 39 स्टेट्स की जो जर्मन कन्फेडरेशन थी जो उसने सेटअप की थी उसको केवल अनटच छोड़ा गया, मतलब उसको कोई भी चेंज नहीं किया इन लोगों ने। उसके अलावा जैसे वेस्ट में प्रूशिया था वैसे ईस्ट में रशिया को पार्ट दिया गया पोलैंड का और प्रूशिया को सैक्सनी का एक पार्ट दिया गया। ये डिफरेंट, ये आपको बताता है क्या डिवीजन किया उन लोगों ने, जो उनके पास प्रॉपर्टी थी फ्रांस की, जो फ्रांस की टेरिटरीज थी उसको कैसे इन चारों ने आपस में डिवाइड किया। मेन इंटेंशन था मोनार्कीज रिस्टोर करना और वो मोनार्कीज जो नेपोलियन ने ओवरथ्रो करी थी। नेपोलियन ने जो मोनार्कियल रिजाइम खत्म कर दिया था, एक न्यू रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिजाइम की तरफ नेपोलियन सब लोगों को लेकर आया था, फ्रांस को उसने आगे बढ़ाया था। तो उस सबको खत्म करके मोनार्की रिजाइम को रिस्टोर करना इन सभी नेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव था, जो इन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू फुलफिल किया नेपोलियन को हरा के। और इन लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया एक नया कंजर्वेटिव रिजाइम। कंजर्वेटिव रिजाइम जो 1815 में सेटअप हुआ, अब ये ऑटोक्रेटिक था पहले की तरह क्योंकि मोनार्की रिजाइम है,
तो ये ऑटोक्रेटिक होगा, राजा का ही रूल चलेगा, उसकी बात चलेगी। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड sought to curb activities that question the legitimacy of autocratic government. ये जो कंजर्वेटिव रिजाइम था, अब क्योंकि ये राजा का रिजाइम है, एक मोनार्किकल रूल है, तो इसके अंदर राजा कभी भी अपने बारे में, अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहेगा, और जो उसके खिलाफ बोलेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी, है ना, उसको सजा दी जाएगी। तो वो टॉलरेट नहीं कर, बर्दाश्त ही नहीं करते थे क्रिटिसिज्म, है ना। सेंसरशिप इन लोगों ने लगा रखी थी कि उनके अलावा उनके ऊपर कोई नहीं बोलेगा, है ना, उनके अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा, उनकी लेजिटिमेसी को, उनकी जायजता को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। उन गवर्नमेंट की किसी पॉलिसीज को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उनकी बुराई नहीं कर सकते। ज्यादातर ने सेंसरशिप लॉज इम्पोज कर दिए, जिससे कि न्यूज़पेपर, बुक, प्लेज, सॉन्ग्स, इन सब में जो लिबर्टी के आइडियाज हैं, फ्रीडम के आइडियाज हैं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड हैं, इन सब के ऊपर सेंसरशिप लगा दी। इनको कंट्रोल किया जा सके गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट बस वही दिखाएगी उनके लोगों को जो वो दिखाना चाहती है ना। बाकी सब चीजें पोर्शन कट कर दिया जाता था, उसमें से बैन कर दिया जाता था उनको। द मेमोरी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल। लेकिन फिर भी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरी थी आम जनता के दिमाग में, वो अभी भी लिबरल्स को इंस्पायर कर रही थी। एक मेजर इशू जो लिबरल नेशनलिस्ट ने लिया था उस टाइम से, कि उन्होंने उसने कंजर्वेटिव ऑर्डर को क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ प्रेस को वायलेट करते थे। ये इमेज आपको देखने को मिलेगी आपके चैप्टर में, एक इंपॉर्टेंट इमेज है जो शो करती है कि ये सभी लोग डिस्कशन कर सकते हैं बट अपने ओपिनियंस नहीं रख सकते, क्योंकि इनका माउथ कवर्ड है। इनका माउथ कवर्ड है सेंसरशिप से, जो गवर्नमेंट ने लगाई है। यानी ये लोग मिलेंगे भी लेकिन अपने मन की बातें नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर कुछ अपनी राय नहीं दे सकते, क्योंकि इनको अलाउड ही नहीं है वो बोलना। ये सारे प्रेस रिपोर्टर्स है, जर्नलिस्ट हैं। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। इसके पार्ट 2 में हम जर्मनी, इटली और ब्रिटेन की अलग अलग स्टोरीज को समझेंगे कि उनमें नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ और वहाँ के लोग नेशन स्टेट में कैसे कन्वर्ट हुए। हमने इस चैप्टर से एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। तो अब आपको एक काम करना है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस करके देखेंगे, उन्हें सॉल्व कीजिए। और अगर आपको आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और आगे के लिए ऐसे ही 9 to 12 बोर्ड्स फोकस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।